गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बायोलॉजी से संबंधित है और हम लोग इस लेक्चर में टिश्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में टिश्यू के बारे में देखेंगे और अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो टिश्यू चैप्टर आपका क्लास 9 में आता है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर साइंस या मतलब जनरल अवेयरनेस जानना चाहते हैं तो उसमें भी आपको टिश्यू से कई सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग टिश्यू के बारे में देखेंगे और हम लोग वही माध्यम अपनाएंगे जो हम अभी तक अपना रहे हैं। बस इसके अंदर मैं आपको NCERT की जो आपकी बुक है उसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि बुक तो आप लोगों के पास मौजूद ही होगी, लेकिन इस बुक के अंदर कौन कौन से चीज़ें आपके पास आपको याद रहनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ आपके बुक में ऐसी लिखी गई हैं कि जिन वर्डों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें तब जाके आपको आंसर मिलेगा, या मतलब मैं ये कहूँ कि आपको अच्छे नंबर तभी मिल सकते हैं जब आपको टिश्यू से रिलेटेड बायोलॉजिकल टर्मों का ज्ञान हो। तो मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड कहा बायोलॉजिकल टर्म। ठीक है, होता यह है कि हम लोगों को चीज़ें तो जानकारी तो रहती है लेकिन हम लोग उन टर्मों का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं रहती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि टिश्यू चैप्टर अगर शुरू हुआ है तो टिश्यू चैप्टर से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन कौन से बायोलॉजिकल टर्म हैं जिनके बारे में पहले हमें जानकारी हो, उसके बाद ही हम लोग टिश्यू की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बायोलॉजिकल टर्म से रूबरू करवाऊंगा ताकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करें तब आपको वहाँ पे वो जब वर्ड आएँ तो उनके बारे में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक चीज़ टिश्यू शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टिश्यू इज़ द कलेक्शन और द क्लस्टर ऑफ द सेल्स। कई सेल जो एक टाइप के फंक्शन करते हैं वो अपने आप को एक संगठित अवस्था में ले आते हैं और वो फिर क्या कहलाते हैं, टिश्यू। और हमें ये भी जानकारी है कि हमारे पास प्लांट और एनिमल दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो इनके अंदर कैसे कैसे टिश्यू मौजूद हैं यही हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको टिश्यू में पहुंचने से पहले इनके अंदर ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म जो हैं उनके बारे में मैं आपको रूबरू करवाऊं। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने आया है वो है ल्यूमेन। और ल्यूमेन का मतलब इन्होंने बस यही कहा है कि कोई भी आपका अगर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हुआ, कोई भी आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है तो इसके अंदर की जो स्पेस होती है, इसके अंदर की जो स्पेस होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ट्यूबुलर मतलब कि ट्यूब टाइप का, और ट्यूब आपकी कैसी होती है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा ऐसी ही होती है हमारी ट्यूब। ठीक है, तो देखिए अब डेफिनेशन क्या लिखा है, इन बायोलॉजी अ ल्यूमन इज़ द इनसाइड स्पेस ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो इन्होंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको आर्टरी और इंटेस्टाइन के रूप में मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है, बाकी आपको कुछ इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ल्यूमन मीन्स ओपनिंग, कहाँ से ओपन हुआ है, और इट कैन रेफर टू द इंटीरियर ऑफ द वेसल और द सेंट्रल स्पेस इन एन आर्टरी और कैपिलरी थ्रू विच ब्लड फ्लोज। तो यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिखाया और इस डायग्राम में ये ट्यूब है तो इसके अंदर का जो ये स्ट्रक्चर है यही आपका ल्यूमेन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो मैं आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन याद करने को नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ल्यूमेन का मतलब समझ जाइए। आगे देखिए, अगला है सुवेरिन। सुवेरिन क्या होता है? ठीक है,
तो इन्होंने बोला है सुबेरिन इज ए वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस। तो सबसे पहला वर्ड आपको पता होना चाहिए कि सुबेरिन क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सुबेरिन इज हाईली हाइड्रोफोबिक। अब जहाँ पे भी फोबिक वर्ड आता है इसका मतलब रिपेलिंग मतलब क्या हुआ कि वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो सुबेरिन का मतलब ये हुआ कि सुबेरिन एक फैटी सब्सटेंस है जो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, एंड इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द टिश्यू। और इस सुबेरिन के कारण हमारे टिश्यू में पानी नहीं घुस पाता। ठीक है। सुबेरिन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल। अब कॉर्क सेल क्या होती है, जब आप ट्री देखेंगे तो उनके अंदर जो बार्क होते हैं, जो ट्री पे बार्क लगे रहते हैं, उन बार्क को ही हम लोग कॉर्क सेल कहते हैं। ठीक है। तो सुबेरिन कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्क सेल में पाए जाते हैं। सुबेरिन क्या है, फैटी सब्सटेंस है। और सुबेरिन की फंक्शन क्या है, इट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द टिश्यू। तो अगर आपका वाटर टिश्यू में पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब ये सेल को क्या कर दे रहा है, इम्परवियस टू गैस एंड वाटर। मतलब गैस और वाटर से इनका कोई लेना देना नहीं है। या मैं ये कहूँ कि अगर सुबेरिन फैटी सब्सटेंस आपका मौजूद है तो आपका गैस और वाटर ये दोनों इस टिश्यू के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सुबेरिन में आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको लूमेन पता चल गया, आपको सुबेरिन पता चल गया। अब आइए आप मेरिस्टेमेटिक सेल पे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा, दे हैव इमेंस पोटेंशियल टू डिवाइड। सबसे पहला वर्ड ये इन्होंने बोला कि इनके अंदर डिवीजन पावर होती है, या हम ये कहें कि ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। इमेंस पोटेंशियल टू डिवाइड फॉर दिस पर्पस। अब इनको डिवाइड होना है या इनकी पोटेंशियल डिवाइड होने की है, तो इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल कैसे होने चाहिए, डेंस साइटोप्लाज्म। हमें मालूम है सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वही हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। एंड दे हैव थिन सेल वॉल। तो आपको तीन चीज़ पता चली मेरिस्टेमेटिक सेल में, इमेंस पोटेंशियल टू डिवाइड, डेंस साइटोप्लाज्म एंड थिन सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता है, सेल के बाहर वाले कवर को ही हम लोग सेल वॉल कहते हैं। अब इन्होंने बोला कि थिन सेल वॉल और डेंस साइटोप्लाज्म होने के कारण हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता। अब वैक्यूल क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, कोई भी वैक्यूल आपके सेल को एक शेप या रिजिडिटी और टर्जिडिटी देते हैं। तो आपके सेल की रिजिडिटी और टर्जिडिटी ये दोनों चीज़ आपको कौन देता है, सेल ऑर्गेनेला कौन सा देता है, तो आप बोलेंगे वैक्यूल। ठीक है। तो अगर हमारे वैक्यूल जो है वो रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है और थिन सेल वॉल और डेंस साइटोप्लाज्म है हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल का, तो इसी कारण से आपके सेल के अंदर कोई वैक्यूल, मेरिस्टेमेटिक सेल में कोई वैक्यूल नहीं रहती। तो आपको 3 या 4 पॉइंट पता चले कि मेरिस्टेमेटिक सेल, पहला इमेंस पोटेंशियल टू डिवाइड, दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म, तीसरा थिन सेल वॉल और चौथा लैक वैक्यूल्स। और वैक्यूल इसलिए लैक करता है क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उनके अंदर रिजिडिटी और टर्जिडिटी नहीं देखने को मिलती, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। आगे आइए, आगे आप पहुँचेंगे तो आपको बोला है वाई इज ब्लड इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको मालूम है प्लाज्मा के अंदर जो आपका फ्लूइड है उसी के अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की सारी प्रॉपर्टी मौजूद हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की सारी प्रॉपर्टी क्या हैं ये भी आप देख लीजिए। पहला, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट विथ ईच अदर। दूसरा,
कनेक्टिव टिश्यू, अगर कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा तो उसके अंदर 3 चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और वो 3 चीज़ क्या है? आपके सेल फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर ही आपके सेल और फाइबर पाए जाते हैं। तो मैट्रिक्स एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक डेंस एरिया है, ये लिक्विड भी हो सकता है या फिर मतलब आपका सॉलिड भी हो सकता है। इस मैट्रिक्स के अंदर ही आपके सेल और फाइबर पाए जाते हैं। तो ब्लड आपकी कैसी कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने अभी तक ल्यूमेन की डेफिनेशन देख ली, सुबेरिन के बारे में देख लिया, मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में देख लिया, और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देख लिया। आगे आइए, आगे ये आपको यहाँ पे जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा है इस डायग्राम में, वो आपको यहाँ पे कार्टिलेज से रूबरू करा रहा है। और आप देख रहे हैं कार्टिलेज असल में एक बोन ये और एक बोन ये, इनको कनेक्ट करने वाला ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यही हमारा कार्टिलेज कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आइए, आगे इन्होंने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो हमें एक तरीके से ये मालूम है कि एपिथेलियल टिश्यू, एपिडर्मिस, जहाँ पे भी एपी वर्ड आपका आएगा तो इसका मतलब ये सबसे आउटर कवरिंग की बात कर रहा है। और आउटर कवरिंग हमेशा कैसी होगी? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमारा काम करेगी। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ ये बता रहा है एपिथेलियल टिश्यू में। ये बता रहा है आपको, पहला, कवर्स एंड लाइंस द बॉडी सर्फेसेस। हमारी बॉडी सर्फेस को कवर करता है और उसे लाइन करता है। लाइंस मतलब कि इसी के अंदर ही आपके सारी बॉडी सर्फेसेस मौजूद होंगी और बाहर की तरफ आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा। पेरीफेरी पे, पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ। आगे दूसरा पॉइंट उन्होंने बोल रहा है, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल होते हैं वो आपके डेंसली पैक होते हैं। दूसरी चीज़, एंड इनके अंदर अब क्योंकि डेंसली पैक हैं तो इंटरसेलुलर जो डिस्टेंस होगी या इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होंगे दो सेल के बीच के, वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होंगे। अगर कोई चीज़ डेंसली पैक है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में, सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर डिस्टेंस है या इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो बहुत कम होंगे। आ गई बात आपको यहाँ तक समझ में? तीसरी चीज़, सेल्स आर फर्मली अटैच्ड बाय इंटरसेलुलर जंक्शन। और ये जो हमारे सेल हैं ये एक इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल के बीच के जंक्शन, उससे ये फर्मली अटैच रहते हैं ये वाले सेल। ठीक है, और लास्ट इन्होंने बोला है, सेल्स रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्टली डिराइव फ्रॉम ए अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। हमें मालूम है कि अगर सबसे बाहर की कवर एपिडर्मिस है तो इसी के अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यू और सारे टिश्यू पाए जाते हैं। मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, आपके नर्वस टिश्यू सब पाए जाते हैं। और बाहर की तरफ हमारा एपिडर्मिस या एपिथेलियल टिश्यू रहता है। तो इन्होंने बोला कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल हैं ये कहाँ पे रेस्ट करते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड बताया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब बस आप ये समझिए कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्टली डिराइव्ड। और ये जो सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन में आए हैं ये कहाँ से निकले हैं? अंडरलाइंग मतलब अंदर की तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उससे ये बने हैं। कोई दिक्कत? तो आपको पता चल गया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है, इनके सेल वॉल या इनकी सेल्स कैसे हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस मिनिमल अमाउंट में है। इतनी जानकारी आपको हो गई। कोई दिक्कत? तो आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पता चल गया, कार्टिलेज के बारे में पता चल गया, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है ये पता चल गया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पता चल गए, सुबेरिन पता चल गया और ल्यूमेन पता चल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए पेल्विक गर्डल पे। तो मैं अगर पेल्विक गर्डल की बात करूं तो हमारे शरीर में जहां हमारा पेट ख़त्म होता है उसके ऊपर जो हमारा भाग होता है उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं या कहें हम वर्टिब्रल कॉलम।
और इस वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे नीचे के लोअर लिम्ब जो हमारी मौजूद है या लोअर ऑर्गन जो मौजूद हैं, उन लोअर ऑर्गन को हम लोग पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चले पेल्विक गर्डल कहीं पे भी कहा जाए तो आप समझ लीजिएगा कि लोअर लिम्ब या लोअर ऑर्गन की ये बात कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप। इन एडिशन टू सपोर्ट द वर्टिब्रल कॉलम एंड अलाउइंग यू टू वॉक किससे करोगे? पैर से। द पेल्विक गर्डल, अब यहाँ पे आपको सैक्रम और कोकैक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब बस यहाँ पे आपको पेल्विक गर्डल से रूबरू कराना था। और पेल्विक गर्डल क्या करता है? तो देखिए ये 3 चीज़, फॉर्म द वॉल ऑफ पेल्विक कैविटी विच कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, इंटेस्टाइन हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे होता है हम लोगों का? नीचे की तरफ ही होता है, और यूरिनरी भी हमारे लोअर लिम्ब में होता है। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? पेल्विक गर्डल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे ये बोल रहा है बेसल लेमिना। अब हमें यहाँ पे हमने अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन एक वर्ड पढ़ा, कहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू में। अब उसी से आपका बेसल लेमिना संबंधित है, तो ध्यान से इसको देखिए आप क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है द बेसल लेमिना इज ए लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब ये किसी सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल या सेल के सराउंडिंग में जो लिक्विड या मैट्रिक्स पाई जाती है उसकी बात ये कर रहा है। तो इन्होंने बोला द बेसल लेमिना इज अ लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल। तो मतलब कि एपिथेलियल सेल के द्वारा सिक्रेट होते हैं क्या? बेसल लेमिना इज अ लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो आपके एपिथेलियल सेल से सिक्रेट होकर बेसल लेमिना बना है, और ये एक तरीके से बेसल लेमिना है क्या? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, और मैट्रिक्स मतलब मैंने आपको बता ही दिया जिसके अंदर आपके सारे सेल और फाइबर मौजूद हैं। तो द बेसल लेमिना इज ए लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल ऑन विच एपिथेलियम टिश्यू सिट्स, और उसके ऊपर ही आपका एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। हम लोग इसे अधिकतर बेसमेंट मेम्ब्रेन से इनकरेक्टली रेफ़र कर लेते हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी काम वही है, आपके बाहर के सरफेस पे वो पाया जाता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। दो इट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पोर्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन अगर हम पूरी तरीके से कहें कि क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये फंक्शन उसकी तरीके से करता है, लेकिन बेसल लेमिना बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह या बेसमेंट मेम्ब्रेन का पोर्शन नहीं है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लेमिना किससे संबंधित मिला? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू एक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं सेल के बाहर, जिससे बेसल लेमिना बनता है, और बेसल लेमिना का काम या फंक्शन जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह ही है, लेकिन ये उसका पोर्शन नहीं है। आगे आइए। आगे आपको लिख रहा है व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन भी समझ लेते हैं आखिर में क्या है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तरीके का थिन डेंस शीट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्फ असेंबल्ड मतलब इसको किसी ने असेंबल नहीं किया, ये खुद से असेंबल हुए हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? दे आर थिन डेंस शीट ऑफ स्पेशलाइज्ड मतलब ये कोई स्पेशल फंक्शन करते होंगे। तो आपको यहाँ पे पता चला कि थिन है, डेंस है और स्पेशलाइज्ड सेल्फ असेंबल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमें बेसल लेमिना में भी मिली थी। दैट सराउंड द मोस्ट एनिमल टिश्यू, सारे एनिमल टिश्यू को सराउंड करने वाली जो सेल्फ असेंबल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। द इमर्जेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन कोइंसाइड विद द ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी इन एनिमल। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि एनिमल जो है वो अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं, तो एक सेल को दूसरे सेल से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर इमर्ज हुआ है तो उसका मेन कारण यही है कि एनिमल इज़ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सजेस्टिंग दैट
दे वर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। तो किसी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए अगर आपका मल्टी सेलुलर एनिमल है तो उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और वो ये बताएगा कि टिश्यू को फॉर्मेशन करने में बेसमेंट मेम्ब्रेन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आपको बस मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि बेसल लेमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे संबंधित है? एपिथेलियल टिश्यू से संबंधित है। दूसरा, इन दोनों के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। और तीसरा, दे आर वेरी हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, आगे आइए। आगे इन्होंने बोला सिलिएटेड एपिथेलियन टिश्यू क्या होते हैं और इनका क्या महत्व है। तो इन्होंने पहले बोला, ध्यान से समझिएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम इज ए थिन टिश्यू दैट वाज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम कैसे होते हैं? ये एक थिन टिश्यू होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपके होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग सीलिया कहते हैं, और ये मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हो सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? दीज हेयर कॉल्ड सेलिया मूव बैक एंड फोर्थ टू हेल्प मूव पार्टिकल्स आउट ऑफ आवर बॉडी। तो इस सीलिया या इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर का सबसे मेन फंक्शन यही है कि ये अनवांटेड पार्टिकल जो हमारे बॉडी में मौजूद हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, वी फाइंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ ए ह्यूमन। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिएटेड ट्यूब कहाँ पे पाई जाती है। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारी सांस वाला, और एक वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। वहाँ पे आपको सिलिएटेड एपिथेलियम या हेयर लाइक एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलिएटेड एपिथेलियम जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इन्होंने बोला, सिलिएटेड एपिथेलियम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। सबसे पहले तो इसका फंक्शन क्या है? ये पार्टिकल को मूव कराता है, या फ्लूइड को, वाटर को और फूड को मूव कराता है ओवर द एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, एपिथेलियल सरफेस के ऊपर पार्टिकल को और फूड को मूव कराता है। कौन से स्ट्रक्चर में? तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं। हमारे लंग्स में ट्रैकिया और ब्रोंचियोल पाया जाता है, हमारे नाक में नेसल कैविटी पाई जाती है। वहाँ पे हमें जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उनका मेन काम बस यही है कि आपकी बॉडी के फूड और फ्लूइड को वो मूव करता है इधर से उधर। और ये चीज़ हमें सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ देखने को मिली थी? रेस्पिरेटरी ट्रैक में और फैलोपियन ट्यूब में। और हमें मालूम है रेस्पिरेटरी ट्रैक में लंग का बहुत काम होता है, और लंग हमारा होने के कारण, तो लंग के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? तो आपको मालूम है ट्रेचिया और ब्रोंचियोल्स। और नाक में कौन सा पार्ट है? नेसल कैविटी। ठीक है, इट ऑफन अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल। जहाँ पे म्यूकस मौजूद नहीं है, जहाँ पे म्यूकस मौजूद नहीं है, वहाँ पे आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेंगे। ठीक है, म्यूकस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, अभी बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, आगे आइए। अब हमारे पास आया वैक्यूल। जो हमने पढ़ा था कि वैक्यूल जो है वो हमारी सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है। ठीक है, ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए। तो टर्जिडिटी देने के कारण, दिस इज ड्यू टू द टर्जर प्रेशर विच इज एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इन द सेल वैक्यूल। हमारे वैक्यूल में अगर ज़्यादा वाटर आ जाता है तो हमारे सेल के ऊपर कैसा प्रेशर लगता है? टर्जर या टर्गर प्रेशर। और ये किसका कारण है? इसी को हम लोग टर्जिडिटी कहते हैं। और रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी ये है कि आपकी सेल वॉल अगर उसकी इनएबिलिटी, अगर वो अपने आप को बेंड ना कर पाए, या उसकी इनएबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल वॉल टू बेंड इज नोन एज रिजिडिटी। तो जहाँ पे भी टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको रिजिडिटी देखने को मिलेगी। और ये दोनों चीज़ आपकी किससे संबंधित है? वैक्यूल से। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इसने बोला मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्या होता है? तो आपको समझना है
कि मिडल लेवला सेल वॉल से संबंधित है। पहली चीज़, मिडल लेवला किससे संबंधित है? सेल वॉल से। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा? द मिडल लेवला सर्व एज ए सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग मतलब दो सेल को जोड़ने वाली सीमेंटिंग लेयर हो गई, ठीक है। द मिडल लेवला सर्व एज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द प्राइमरी सेल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। जो हमारी एडजेसेंट सेल है उनके बीच में सीमेंटिंग लेयर का ये काम करती है। कौन? मिडल लेवला। द प्राइमरी वॉल इज़ द सेलुलोज कंटेनिंग लेयर। हमें मालूम है जो हमारी प्राइमरी वॉल है या जो हमारी सेल वॉल प्लांट की है वो उसके अंदर सेलुलोज होता है। एंड द प्राइमरी वॉल इज द सेलुलोज कंटेनिंग लेयर लेट डाउन बाय द सेल दैट आर डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग। और यही हमारे जो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं यही टूटते हैं और ग्रो करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो मिडल लेवला एक तरीके से सीमेंटिंग लेयर का काम करती है। किसके बीच में? प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। आगे आइए, अगला लिखा है व्हाट डज मिडल लेवला मीन। तो आपको बस इतना समझना है। देखिए ये जो पॉइंट लिखा है, द लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, ये एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। कंपोज्ड ऑफ पैक्टेट्स एंड सिमिलर सब्सटेंस, ठीक है, बिटवीन दी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। तो आप बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, आपको ये पैक्टेट के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये एक लेयर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है। किसके बीच में? बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। दो सेल की जो वॉल है उनके बीच में जो मटेरियल लगा है उसे ही हम लोग मिडल लेवला कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए लिग्निन पे। लिग्निन क्या होता है और इसके क्या फंक्शन है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिग्निन एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है विच इज एबंडेंट इन सेल वॉल ऑफ सम स्पेसिफिक सेल। कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनकी सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो लिग्निन कहाँ मौजूद होता है? सेल वॉल में। दूसरा, इट हैज़ मैनी बायोलॉजिकल फंक्शन। अगर सेल वॉल में मौजूद है तो इसके मेन फंक्शन क्या क्या हैं? तो इन्होंने बताया 3 फंक्शन, वो देख लीजिए आप। वाटर ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट और तीसरा रेजिस्टेंस टू वेरियस स्ट्रेस, ठीक है। जो भी हमारे प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके स्ट्रेस को कम करने का काम करता है आपका लिग्निन, ठीक है। और वाटर ट्रांसपोर्ट और आपकी बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको लिग्निन के बारे में पता चल गया। लिग्निन सेल वॉल में पाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक सेल के सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ये पता चल गया। और लिग्निन का मेन काम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू वेरियस स्ट्रेसेस, ठीक है। आगे आइए, आगे इन्होंने बोला कि वस्कुलर बंडल कहाँ लोकेट होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड नियर द एज ऑफ स्टेम। स्टेम का जो कोना है वहाँ पे आपको वस्कुलर बंडल मिलता है। और वस्कुलर बंडल में क्या होता है ये भी देख लीजिए। द वस्कुलर बंडल आर अरेंज नियर द एज ऑफ स्टेम विद द फाइलम ऑन द आउटसाइड एंड द जाइलम ऑन द इनसाइड। हर वस्कुलर बंडल में आपको फाइलम उसके बाहरी सतह पे और जाइलम उसके अंदरूनी सतह पे मिलता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? आगे आइए, वाई इज वस्कुलर बंडल इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा वस्कुलर बंडल इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इन्होंने लिखा वस्कुलर बंडल आर कलेक्शन ऑफ ट्यूब लाइक टिश्यू। वस्कुलर बंडल एक ट्यूब लाइक टिश्यू है, पहली चीज़। दूसरा, दैट फ्लो थ्रू प्लांट, और ये किसके में फ्लो करते हैं? प्लांट में। दे ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल सब्सटेंस टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो हमारी बॉडी में या प्लांट में जो सब्सटेंस हैं जैसे फूड और वाटर, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम क्या करता है? जाइलम वस्कुलर बंडल का पार्ट है जो वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। फाइलम क्या करता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। और कैम्बियम, जिन्हें आप लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ये कैम्बियम क्या करता है? ये प्लांट ग्रोथ का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत? तो वस्कुलर बंडल में जाइलम, फाइलम और कैम्बियम के बारे में पता चला और उनके क्या फंक्शन है ये पता चला। वस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं ये पता चला, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये पता चल गया आपको। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसल लेमिना क्या होता है, एपिथियल टिश्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अब पता चलते चली जा रही हैं।
वैक्यूम क्या होता है, सिलिएटेड मतलब क्या होता है, सोबेरिन मतलब क्या होता है, पेल्विक मतलब क्या होता है, कार्टिलेज मतलब क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अब पता चल गई। तो ऐसे ही आपको बायोलॉजी पढ़नी होती है, आपको उसके अंदर बायोलॉजिकल टर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये बायोलॉजिकल टर्म के बारे में जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो चाहे आप कहीं से भी आंसर देखेंगे, आपको उन आंसरों में ये वाले टर्म लिखे हुए ज़रूर मिलेंगे। तो आपका काम बस यही है कि आपको ये देखना है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से बायोलॉजिकल टर्म हैं जिनके बारे में हमें जानकारी हो। तो वस्कुलर बंडल तक हम लोग पहुंच गए थे। आगे देखिए, लिग्निन के बारे में पता चल गया, वस्कुलर बंडल। अब देखिए एपिथियल टिश्यू या एपिथियल सेल जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि एपिथियल टिश्यू आर वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में हर जगह पे एपिथियल टिश्यू पाए जाते हैं। दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सर्फेसेस। हमारी बॉडी के सरफेस को कवर करना, तो मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव लेवल का काम करना। लाइन द बॉडी कैविटी, जो कैविटी या गड्ढे हैं या जो हमारे यहाँ पे पिट्स हैं हमारी बॉडी में, उनको लाइन करना, मतलब उनको पेरीफेरी या उनका सर्कमफेरेंस का काम करना, ये सब इसका काम है। एंड आर द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड। और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स है, पेंक्रिया है, लीवर है, ऐसे ग्लैंड के अंदर भी आपको ये मेजर टिश्यू के रूप में देखने को मिलते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर ये सब चीज़ों सब जगह पे मौजूद हैं तो इनका क्या क्या काम हो सकता है या क्या क्या फंक्शन हो सकता है। तो आपको मालूम है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, ठीक है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब निकालना, प्रोटेक्शन मतलब बचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीशन मतलब भी निकालना, फिल्ट्रेशन मतलब आपको देखने को किडनी हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है, डिफ्यूज़न एंड सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी मतलब सेंसेस, ठीक है, जो हमारे सेंस हैं उनको वो सेंस रिसेप्ट कर लें। रिसेप्ट मतलब किसी सेंस को रिसेप्ट करना। हमारा कान क्या रिसेप्ट करता है, हमारा कान वॉइस रिसेप्ट करता है। हमारी स्किन क्या रिसेप्ट करती है, टच रिसेप्ट करती है। तो ये सेंसरी रिसेप्शन का भी काम करता है। एक तरीके से ये आउटर बॉडी सरफेस है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये बॉडी में हर जगह मौजूद है। ये कैविटी को लाइन करता है और बॉडी सरफेस को कवर करता है। इसके अलावा ग्लैंड में ये एक मेजर टिश्यू का काम करता है। और अगर कोई मुझसे फंक्शन पूछे तो मैं सीधे वर्ड लिख दूंगा, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और सेंसरी रिसेप्शन। कोई दिक्कत? कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाती है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे आप इत्र किसी रूम में अगर चलाएं एक कोने में तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो इत्र पूरी जगह पे आपके रूम में फैल जाएगा, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब इसने बोला लिम्फ क्या होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो आप समझ लीजिए। द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन दैट हेल्प रीड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन, वेस्ट और अदर अनवांटेड मटेरियल। लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, मतलब कई ढेर सारे टिश्यू और ऑर्गन से मिलके बना है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका मेन काम क्या है, हमारे शरीर से टॉक्सिन, वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल निकालना। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट लिम्फ। और लिम्फ क्या है हमारा, इट इज़ अ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल। हमारा लिम्फ एक तरीके से द्रव्य पदार्थ है, ठीक है, जो क्या कंटेन करता है, WBC। और हमें मालूम है WBC क्या करता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने से बचाता है या इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये अब आपको समझ में आ गया। आगे चलें, आगे देखिए। आगे ये बोल रहा है, इन द मस्कुलर सिस्टम मसल टिश्यू इज करेक्टराइज्ड। अगर हम मसल सिस्टम या मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू किस किस प्रकार के होते हैं और इनको कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो चीज़ आप देखिए। तो इन्होंने बोला कि कोई भी मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला स्केलेटन, ठीक है, बोन्स वोन से संबंधित आपका स्केलेटन हो गया। कार्डियक, हार्ट से, और स्मूथ मसल आपके जो हो गए वो, ठीक है। स्केलेटन बोन से हो गया, कार्डियक हार्ट से हो गया और स्मूथ मसल्स, ठीक है।
स्मूथ मसल्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या इनवॉलेंट्री जो मसल होती हैं उनको कहते हैं, और वॉलेंट्री मसल जो होती हैं उनको हम स्केलेटन में ले आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ईच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी हैज़ यूनिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक रूल। हर एक मसल टिश्यू जो हमारी बॉडी में मौजूद है उनका एक यूनिक स्ट्रक्चर है, अपना एक अलग से स्ट्रक्चर है और एक स्पेसिफिक रोल है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि कोई भी स्केलेटन मसल जो है वो दे मूव्स द बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर। स्केलेटन मसल का काम क्या है कि वो बोन और बोन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें मूव कराना। और कार्डियक मसल का क्या काम है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द हार्ट टू पंप ब्लड। हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण ब्लड को पंप जो करते हैं वो काम क्या है, कार्डियक मसल का। कार्डियक मतलब हार्ट, कार्डियोग्राफी जो हार्ट पल्स को नोट करती है। ठीक है, आगे आइए। अब आता है स्मूथ मसल। यहाँ पे बार बार स्मूथ मसल दिखा हुआ था, तो अब हम स्मूथ मसल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो इन्होंने लिखा है स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि स्मूथ मसल एक स्पिंडल शेप्ड है, सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। और जो भी मसल सेल्स होंगी वो स्पिंडल शेप्ड होने के कारण स्पिंडल शेप्ड होंगी और उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस। तो इसको हम यूनी न्यूक्लिएट भी कहते हैं। यूनी न्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस। तो स्मूथ मसल वो हुई जो स्पिंडल शेप्ड होंगी, दूसरा सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड लैक स्ट्राइसन। अब ये स्ट्राइसन मतलब होता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि स्ट्राइसन मतलब क्या होता है तो मैं बोलूँगा कि जो लाइन लगी रहती है, जो लेयर लाइन की लगी रहती है उसे ही हम लोग स्ट्राइसन कहते हैं। ठीक है, तो आपके स्मूथ मसल का क्या काम है, पहला स्पिंडल शेप्ड है, दूसरा सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड दे लेक स्ट्राइसन। इनके ऊपर ऐसी लेयर वाली लाइन नहीं होती। ठीक है, दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब जो आप अपने मन से काम कर सकें, इनवॉलेंट्री मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, वो चीज़ अपने आप होती रहती है। ठीक है, तो कार्डियक मसल हैज़ ब्रांचिंग फाइबर्स। अगर हम स्मूथ मसल पे आए तो स्मूथ मसल हमें पता चल गया क्या क्या है और स्मूथ मसल को क्या कहते हैं। दूसरा, कार्डियक मसल की बात करें हम, अगर अपने हार्ट के मसल की बात करें, दे हैज़ ए ब्रांचिंग फाइबर्स, मतलब इनके अंदर आपकी ब्रांचेज निकली हुई हैं। ठीक है, दे हैव द ब्रांचिंग फाइबर्स। ठीक, दूसरा, दे हैव स्ट्राइसन्स, इनके ऊपर ऐसे करके रेसे या लाइनें बनी होंगी। ठीक है, और तीसरा, दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि कार्डियक मसल ब्रांचिंग फाइबर होती है। दे हैव वन न्यूक्लियस पर सेल, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस आपको मिलेगी। ठीक है, और स्मूथ मसल भी इसी टाइप का था। दे हैव ए सिंगल, एक और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस है और वो भी बीच में। ठीक है, और कार्डियक मसल में आपको मैंने क्या बताया, हर सेल में आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, इसके अंदर स्ट्राइसन्स मौजूद हैं और ये ब्रांचिंग फाइबर है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, और इसका जो हमारी कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब बार बार स्पिंडल शेप्ड लिख रहा था, तो स्पिंडल शेप्ड मतलब क्या हुआ? स्पिंडल शेप्ड ये कह रहा है कि आपका बीच में से मोटा और दोनों तरफ से पतला। ठीक है, इस टाइप से इसको हम स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। व्हेन समथिंग इज स्पिंडल शेप्ड इट इज़ वाइड इन द मिडल, बीच में ये वाइड रहेगा, चौड़ा, एंड टेपर्स एट द बोथ एंड, और दोनों तरफ से पतला, इसी को हम स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब हमने म्यूकस पढ़ा था सिलिएटेड में, और हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे म्यूकस मौजूद नहीं होता वहाँ पे हमें सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलती है। तो आखिर में म्यूकस क्या है? तो म्यूकस देखिए क्या है। म्यूकस इज ए नॉर्मल स्लिपरी स्ट्रिंजी, स्ट्रिंजी मतलब होता है रेशेदार। म्यूकस इज ए नॉर्मल स्लिपरी एंड स्ट्रिंजी फ्लूइड सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मैनी लाइनिंग टिश्यूज इन द बॉडी। हमारी बॉडी पे जो बाहर की तरफ जो लाइनिंग टिश्यू हैं उनसे ये
सिक्रीट होता है या निकलता है क्या, कुछ फ्लूइड निकलता है जो थोड़ा सा चिकना और रेशेदार होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी के फंक्शन में इस म्यूकस का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि इट एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव, एक तो प्रोटेक्टिव और दूसरा फ्लूइड है, तो हमारे शरीर को मॉइस्चराइजेशन देने का काम करता है। टू कीप क्रिटिकल ऑर्गन्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, ताकि हमारे जो क्रिटिकल ऑर्गन हैं वो कभी भी सूखें या उनके अंदर सप्लाई जो है वो कम ना हो। समझ गए आप? तो म्यूकस एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है और हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स को ड्राई होने से या सूखने से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये उसमें मॉइस्चराइजेशन देता है। तीसरा, म्यूकस ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रैप, ये एक तरीके से जाल का काम करता है जिसमें आपके बैक्टीरिया, डस्ट और स्मोक आके फंस जाते हैं और हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमारा शरीर बहुत ही एडवांस टाइप का है, इसके अंदर भगवान ने ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं कि साइंस अभी तक समझते ही रह गया, लेकिन उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। ठीक है, आगे आइए। अब आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में अंतर। तो हमें मालूम है, अभी हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं दे हैव इमेंस पोटेंशियल टू डिवाइड, तो इसका मतलब दे हैव कंटिन्यूअस डिवाइडिंग सेल्स। दूसरा, सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक मतलब कि आपकी डायमीटर हर सेल के बराबर होंगी। तीसरा, थिन सेल वॉल हमने पढ़ा था। न्यूक्लियाई इज लार्ज, लार्ज न्यूक्लियाई या लार्ज न्यूक्लियस। वैक्यूल इसके अंदर एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर, अगर डेंसली पैक्ड सेल हमारे सेल्स हैं तो इसका मतलब इंटरसेलुलर स्पेस कम होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अब क्योंकि ये डिवीज़न बार बार हो रहा है तो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तेज होंगी। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एब्सेंट, मतलब कोई भी इनऑर्गेनिक मतलब जिनके अंदर कार्बन कंपाउंड मौजूद नहीं है, ऐसे इनऑर्गेनिक चीज़ें इनके अंदर मौजूद नहीं होती। और सबसे लास्ट जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को तोड़ सकें। डिफ्रेंशिएट कोई चीज़ का तभी हो सकती है जब आप उस चीज़ को तोड़ सकें। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो डिवाइड, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब वो नहीं टूट सकते, वो एक तरीके से आपके ग्रोथ टिश्यू हैं, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही पाए जाते हैं और वहाँ पे ये टूटते नहीं हैं, देयरफॉर दे आर द अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। और लास्ट में इन्होंने बताया है सिंपल टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर बात करें तो ये सिंपल टिश्यू में आते हैं और परमानेंट टिश्यू में इसी का सब उल्टा है, आप देख सकते हैं। तो आपको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में अंतर आना चाहिए। आगे इन्होंने बोला कि एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, आपको कई जगह पे लिखा हुआ आता है कि एरियल पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है। तो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट वो होता है जो हमारे ग्राउंड के ऊपर हो, जैसे हमारा रूट होने के बाद प्लांट का जो ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सारे पार्ट हमारे क्या हैं, एरियल पार्ट। तो एरियल पार्ट में क्या क्या आएगा, स्टेम आ जाएगी, फ्रूट आ जाएगा, लीफ आ जाएगा। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट है वो हमारा एरियल पार्ट है। ठीक है, अब अगर कोई एरियल रूट की बात करें तो वो रूट जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, आगे आइए। सेलुलोज, तो सेलुलोज के बारे में पहले आपको समझना है और सेलुलोज क्या कह रहा है, देखिए। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द सेल वॉल, ये कहाँ पे पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। इन मोस्ट प्लांट, सारे प्लांटों में आपको सेलुलोज देखने को मिलता है। एंड इज इम्पॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूमरस प्रोडक्ट, और सेलुलोज जो प्लांट में पाया जाता है इससे कई चीज़ें बनती हैं। क्या क्या, ये पेपर में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल दवाइयों में इस्तेमाल होता है और एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल होता है। और लिग्निन जो हमने पढ़ा था, लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, हमने अभी पढ़ा था ये चीज़। लिग्निन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड और दे आर एरोमेटिक पॉलीमर, एरोमेटिक मतलब जिससे थोड़ी सी सुगंध है। दे प्रेजेंट इन ऑल वुड, ये हर वुड में पाया जाता है। ठीक है, सारी लकड़ियों में आपको लिग्निन जो पाया जाता है, सेल वॉल में ये भी मौजूद है। सेलुलोज आपको कार्बोहाइड्रेट पता चला,
और लिग्निन आपको नॉन कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक पॉलीमर या ऑर्गेनिक पॉलीमर पाया जाता है। कोई दिक्कत? सेलुलोज क्या होता है, लिग्निन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, हम बार बार अभी ऊपर ब्लड में पढ़े थे, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में समझना चाहते थे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? देखिए, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल्स, सबसे पहले तो एनिमल सेल्स में है ये। दे होल्ड सेल्स, मैंने आपको बताया था कि सेल और फाइबर और मैट्रिक्स ये तीन कनेक्टिव टिश्यू की निशानी है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल्स होल्ड सेल्स, ये सारी सेल को टुगेदर होल्ड करके टिश्यू बनाता है और सारे टिश्यू को एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करता है। तो मैं अगर आपको बोलूं तो ये इसके अंदर जो ये सारे सेल हैं या टिश्यूज़ हैं मिलकर जो भी बने होंगे, इनके बीच में कम्युनिकेशन का काम, और ये जो पूरा एरिया है अंदर वाला, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल के बाहर होता है? तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, अ नेटवर्क ऑफ कोलेगन फाइबर्स। कोलेगन फाइबर्स क्या होते हैं ये आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। प्रोटीन का काम है ये, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको कोलेगन फाइबर से मिलती है। अ नेटवर्क ऑफ कोलेगन फाइबर्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस इज फाउंड आउटसाइड द सेल। कुछ कोलेगन फाइबर्स और कुछ प्रोटीन ग्लाइकन्स जो हैं आपके सेल के बाहर पाए जाते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेल इट्स सराउंड। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक तरीके से सेल के बाहर जो है वो सेल से कनेक्ट रहते हैं, या सेल की सराउंडिंग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और बाकी आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द की कनेक्टर्स आर प्रोटीन, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कनेक्ट करती है, हमने अभी देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किस चीज़ से बनी है, अ नेटवर्क ऑफ कोलेगन फाइबर्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। तो आपको प्रोटियोग्लाइकेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोलेगन फाइबर आप याद रखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको पता चला, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेल्स इट्स सराउंड्स। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत? सम ऑफ द की कनेक्टर्स, और जो ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे टिश्यू को एक दूसरे से, ये की कनेक्टर किस टाइप के हैं? प्रोटीन्स कॉल्ड इंटेग्रिन्स विच आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपके सेल वॉल के नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा जो प्लाज्मा को कवर करता है। मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, एक आपकी झिल्ली या लेयर, उसे हम लोग मेम्ब्रेन कहेंगे, और उसके अंदर जो पार्ट होगा प्लाज्मा, तो इसका मतलब प्लाज्मा को जो कवर कर रखा है उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। हमने अभी देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल टिश्यू है, अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस किस प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल, फिर इंटरकैलरी और लेटरल। तो मैं बोलूँ किसी भी चीज़ के तीन पार्ट होते हैं, एक सबसे ऊपर, एक बीच में और एक सबसे नीचे। और जो नीचे वाला भाग है वो एक तरीके से बेस का काम करता है, ऊपर वाला भाग बढ़ाने के काम करता है, और बीच वाला भाग ब्रांच देने के काम में आता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा है। देखिए, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ भाग रही है, सूट मतलब ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका एपिकल। रूट एपिकल की बात करूँ तो रूट आपका नीचे की तरफ भागेगा, तो रूट का एपिकल आपका ये हो गया। प्लांट का एपिकल ऊपर का ये हो गया। यहाँ तक दिक्कत? इंटरकैलरी का बोला कि एक हमारी जो ये ब्रांच जा रही है, इसके वहाँ पे ये कुछ ब्रांचें निकल रही हैं, इसे हम कहते हैं ट्विग्स। क्या कहते हैं? ट्विग्स। तो यहाँ पे आपको इंटरकैलरी देखने को मिलेगा, और जहाँ से आपकी ये ब्रांच निकलती है उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? नोड। ठीक है, और सबसे लास्ट हमारे प्लांट या ट्री का जो सबसे मेन भाग, निचला वाला भाग होता है, वो होता है लेटरल, और उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, यही हमारी बॉडी को, हमारी स्टेम की डायमीटर के काम में आता है कि हमारा प्लांट कितना चौड़ा कितना मोटा है। वो चीज़ हमें किससे पता चलती है? लेटरल मेरिस्टम से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। लिग्निन हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप फिर देख लीजिए।
लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर दैट फॉर्म स्ट्रक्चरल मटेरियल इन द सपोर्ट टिश्यू ऑफ ए वस्कुलर प्लांट एंड सम एल्गी। ये बोल रहा है कि लिग्निन एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो एक तरीके से दे फॉर्म स्ट्रक्चरल मटेरियल, ये एक स्ट्रक्चरल मटेरियल का काम करते हैं इन सपोर्ट द टिश्यू ऑफ वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर प्लांट क्या होते हैं? जाइलम, फाइलम और कैम्बियम से बने होते हैं, मैं आपको बताया हूँ। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो और वस्कुलर प्लांट और वस्कुलर बंडल आपको प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये मैंने बता दिया। तो आपको ये समझ में आया कि वस्कुलर प्लांट और एल्गी में जो स्ट्रक्चरल मटेरियल मौजूद है, ऑर्गेनिक पॉलीमर मौजूद है, उसे ही हम लोग लिग्निन कहते हैं। आगे, लिग्निन आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। हमारी सेल वॉल को बनाने में या हमारे वुड बार्क मतलब जो उसका कवर होता है हमारी लकड़ी का, उसको बनाने में लिग्निन का बहुत इस्तेमाल होता है। बिकॉज दे लैंड रेजिडिटी एंड डू नॉट रॉट ईजिली। और लिग्निन का मेन काम बस यही है कि ये सेल वॉल में पाया जा रहा है, ये आपके प्लांट को रिजिडिटी मतलब ठोसता देता है, और दूसरा दे डू नॉट रॉट ईजिली, और वो जल्दी सड़ता नहीं। तो आपको लिग्निन पता चल गया होगा अब क्या होता है। आगे चलिए, आगे आया पैरेनकाइमा। ठीक है, तो आप समझिए पहले, पैरेनकाइमा वो होते हैं जो थिन सेल के बने होते हैं, थिन सेल वॉल होती है इनके सेल की वॉल कहती होती है थिन सेल वॉल, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। तो पैरेनकाइमा आपको समझ में आ गया। अगला, कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा में इन्होंने लिखा दे हैव अनइवन सेल वॉल। थिन सेल वॉल की जगह यहाँ पे क्या पाया जाता है? अनइवन सेल वॉल, और उसके अंदर सेलुलोज नहीं, हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज मतलब जो पूरा सेलुलोज ना हो। और पैक्टिन या पैक्टेट जो कहा जाता है, ये एक एलिमेंटल कंपाउंड है जो आपका साल्ट और ईस्टर, ये दो एलिमेंट कंपाउंड से बना होता है। तो आप बस इतना ध्यान दीजिए कि एक एलिमेंटल कंपाउंड है। तो पैरेनकाइमा में आपको पता चला थिन सेल वॉल होती है और सेलुलोज से बना होता है। कॉलेनकाइमा में आपको पता चला अनइवन सेल वॉल होती है और पैक्टिन और हेमीसेलुलोज से बना होता है। और इन्होंने बोला देयर इज हार्ड एंड थिक सेल वॉल, और थिक सेल वॉल हमें किस में मिलती है? स्क्लेरेनकाइमा में। ठीक है, अनइवन सेल वॉल कॉलेनकाइमा में और थिन सेल वॉल पैरेनकाइमा में। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? तो एक तरीके से ये आउटर कवरिंग का काम करती है कि हमारी बहुत मजबूत हो। तो थिक सेल वॉल और हार्ड एंड थिक सेल वॉल जो है स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। तो इसका मतलब इसके सेल वॉल में क्या मौजूद होगा? लिग्निन। तो स्क्लेरेनकाइमा जो सेल होती है उसके सेल वॉल में आपको लिग्निन देखने को मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे ये बोल रहा है एरिलोलर और एडिपोज टिश्यू, इनमें क्या अंतर है? तो आप देख लीजिए, एरिलोलर मतलब एयर, और एयर मतलब कैविटी, जहाँ पे कैविटी और जगह मौजूद है वहाँ पे एयर आ जाएगी। और एडिपोज अगर लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए फैट से संबंधित है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन एरिलोलर एंड एडिपोज टिश्यू इज दैट एरिलोलर टिश्यू फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन के बीच की स्पेस को फिल करने का काम, जो उनके बीच में जो एयर है या जो कैविटी है उसको फिल करने का काम कौन करती है? एरिलोलर टिश्यू। एंड दे सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, वेयर एज एडिपोज टिश्यू अगर मैं बात करूं तो ये एक फैट रिजर्वायर का काम करती है, मतलब आपके फैट को संचित करने का काम करती है, आपके फैट को स्टोर करने का काम करती है। तो जहाँ पे भी फैट स्टोर होगा, इसका मतलब आप एक तरीके से हीट इंसुलेटिंग सब्सटेंस या हीट इंसुलेट कर रहे हैं। इंसुलेट मतलब आपको ज़्यादा हीट नहीं लगेगी। ठीक है, तो थर्मल इंसुलेटर और फैट रिजर्वायर, ये क्या है? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, आगे चलें, आगे देखिए। आगे इन्होंने बोला कि 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं। तो हमें मालूम है द मेजर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक तो प्रॉपर बोला, दूसरा सपोर्टिव और तीसरा फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू 3 ही प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रॉपर, एक सपोर्टिव और एक फ्लूइड। तो अगर मैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो वहाँ पे आपको एडिपोज टिश्यू जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब एडिपोज टिश्यू किस टाइप का है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है,
तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में आपको कौन कौन से मिल गए, जो भी हमने ऊपर दोनों पढ़े, एक एडिपोज टिश्यू, एरिकुलर टिश्यू मैंने आपको बता दिया, और एक होता है रेटिकुलर टिश्यू। ये तीनों टिश्यू आपको लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता चल गया, एक प्रॉपर, एक सपोर्टिव और एक फ्लूइड, ठीक है। और लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू आपके सारे हैं जो यहाँ पे हमने देखे, एरिकुलर, एडिपोज और रेटिकुलर, ठीक है। आगे आइए, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। अब ये पूछ रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू असल में होते क्या हैं। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट, बाइंड्स टुगेदर एंड प्रोटेक्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज। हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का, टिश्यूओं को बाइंड करने का और टिश्यूओं को प्रोटेक्ट करने का या ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का सारा काम किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू कभी भी आएंगे तो उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट रहने चाहिए, और वो 3 मेन कंपोनेंट मैं आपको बता दिया हूँ, सेल, फाइबर और ये जो एमोरस ग्राउंड सब्सटेंस लिखा है इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, जो हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। टुगेदर द फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस, जो आपके फाइबर हैं, प्रोटीन फाइबर, और जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इन दोनों को मिलाकर ही आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको ये 3 चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है आपकी वो सेल से, प्रोटीन फाइबर से और एमोरस ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, एमोरफस ग्राउंड सब्सटेंस से बना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है तो आप बोलेंगे प्रोटीन फाइबर और एमोरफस ग्राउंड सब्सटेंस को मिला के आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एमोरफस मतलब क्या हुआ, ये जो एमोरफस वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोलेंगे कोई भी चीज़ जिसकी डेफिनेट शेप ना हो, वो कभी भी बदलता रहे, उसी को हम लोग कहते हैं एमोरफस, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत? स्मूथ मसल मैं आपको बता ही दिया हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। स्पिंडल शेप्ड क्या होता है ये मैं आपको बता दिया। सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड लैक स्ट्राइसन, ये आपको याद रखना है, लैक स्ट्राइसन, इसके ऊपर वो रेसे या लाइन जो है वो नहीं लगी रहती। दे आर इनवॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल को ही इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। कार्डियक मसल हैज़ ब्रांचिंग फाइबर, और कार्डियक मसल पे आए तो मैं आपको पीछे बताया था कि इनकी फाइबर जो है वो ब्रांच होती हैं। 1 न्यूक्लियस पर सेल, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। स्ट्राइसन मैं आपको बता ही दिया हूँ, इसके अंदर स्ट्राइसन पाया जाता है, और इसका भी कॉन्ट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आइए। स्पिंडल शेप्ड क्या होता है मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब आई बारी यूरिटर की। बार बार यूरिटर वर्ड आता है तो आप समझ लीजिए यूरिटर क्या है। यूरिटर एक ट्यूब है, ठीक है, जो यूरिन कैरी करती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। आपकी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो ट्यूब है उसको हम यूरिटर कहते हैं। कोई दिक्कत? द अपर हाफ ऑफ द यूरिटर, हमारे पास 2 पाइप, ऐसी ट्यूब पाइप 2 किडनी से निकलती है, और हर एक किडनी से एक यूरिटर जुड़ा होता है। अगर यूरिटर की ऊपर की बात करें तो ये हमारे एब्डोमेन में रहता है, और नीचे की बात करें तो वो हमारे पेल्विक में रहता है। और पेल्विक क्या होता है ये मैं आपको ऊपर बता दिया हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ जाएंगे। आगे आपको जब एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे या ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि यूरिटर के बारे में या ऐसे वर्डों के बारे में बहुत सी चीज़ें आएंगी। बार बार आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर लिखा हुआ आएगा, लिग्निन लिखा हुआ आएगा, सेलुलोज लिखा हुआ आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ आएगा, लिम्फ लिखा हुआ आएगा। तो वो सब वर्ड कौन से ऑर्गन से संबंधित हैं, इनका क्या फंक्शन है, स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, कॉलम मतलब क्या होता है, एपिकल मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जब आपको होगी तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से हम लोग अब चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं कि इतने बायोलॉजिकल टर्म जो हैं आपको पता होने चाहिए। आगे देखिए आप क्या लिखा हुआ है। आगे इन्होंने बोला व्हाट डज द पेल्विक गर्डल प्रोटेक्ट। तो हमें मालूम है पेल्विक गर्डल
नीचे वाले लोअर लिम्ब में पाया जाता है। तो ये क्या प्रोटेक्ट करेगा? रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ऑर्गन। आगे इन्होंने बोला कोलेगन क्या है, तो कोलेगन मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। कोलेगन इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अभी हमने कोलेगन फाइबर के बारे में पढ़ा था लिग्निन में। तो एक कोलेगन इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ही हमें ये चीज़ मिलती है, और ये एक तरीके से प्रोटीन है कोलेगन। कोलेगन इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन वेरियस कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेगन। और हमारी कनेक्टिव टिश्यू का ये मेन पार्ट होने के कारण हमारे शरीर में 25 से 35% प्रोटीन जो है वो केवल इस कोलेगन से मिलता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं। इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। ठीक है। तो पैरेन्काइमा में आपको ये देखने को मिला कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो ठीक उनके जो सेल हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरेन्काइमा मैंने बताया था, मतलब इसके सेल वॉल पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। तो क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोप्लास्ट आपको उसमें मिलेगा। आपके सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो आपका वो पैरेन्काइमा क्या हो गया? क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा वो होता है जब आपकी एयर कैविटी या जगह जो है वो बहुत ही लूज पैक हो और इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरेन्काइमा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे आया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और हमें मालूम है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हमने एडिपोज टिश्यू के साथ पढ़ा था। एडिपोज टिश्यू हमारा फैट रिजर्वायर है, हमने ये पढ़ा था। और एरियोलर टिश्यू हमारा क्या काम करता है? ये एयर कैविटी या हमारे ऑर्गन के बीच की जो कैविटी या स्पेस होती है उससे ये भरने का काम करता है। ये हमने आगे या पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये देखिए। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज वन ऑफ द 6 फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू है विद इन द बॉडी एंड इज नेम्ड आफ्टर द एयरी अपीयरेंस ऑफ द टिश्यू। ये टिश्यू की जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ही झिलमिल या एयर जैसे बहती है उस टाइप की होती है, तो इसीलिए इसका नाम एरियोलर पड़ गया। और ये कहाँ पाया जाता है? तो आप देखेंगे ऐसे जो रेशेदार या जो हवा की तरह उड़ने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको वो कहाँ पे पाए जाएंगे? तो आपको इन्होंने साफ साफ बताया है कि ऐसे जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं ये आपके ब्लड वेसल, नर्व बंडल, मसल और ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन। दो ऑर्गन के बीच के स्पेस को भरने का भी काम करते हैं। ठीक है। आगे आइए आप स्प्लीन पे। स्प्लीन क्या होता है ये और ये किस चीज़ से संबंधित है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन का मेन फंक्शन जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का है। हमारे ब्लड को फिल्टर करने का मेन फंक्शन है स्प्लीन का। दूसरा, इट रिकॉग्नाइजेज एंड रिमूव्स ओल्ड एंड मालफॉर्म्ड एंड डैमेज्ड रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड में आरबीसी जो मतलब कि ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको रिकॉग्नाइज करके रिमूव करने का काम किसका है? स्प्लीन का। व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू योर स्प्लीन, जब आपकी बॉडी स्प्लीन में फ्लो करती है, देन योर स्प्लीन परफॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल। तो आपका ब्लड कितना अच्छा है उसकी क्वालिटी को डिसाइड कौन करता है? स्प्लीन। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इंटरसेलुलर स्पेस मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा। कोलेन्काइमा में आपको पिट पेयर और क्लोरोप्लास्ट देखने को। कोलेन्काइमा क्लोरेन्काइमा में ज़मीन आसमान का अंतर है। कोलेन्काइमा मैंने आपको बता दिया था। और पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में थिक सेल वॉल, देखिए सेल वॉल सारी थिक है, इसमें थिन सेल वॉल, और इसमें अनडिफाइंड सेल वॉल आपको देखने को मिल रही है, या मैं ये बोलूँ कि अनयूनिफॉर्म्ड सेल वॉल देखने को मिल रही है। ठीक है। तो आपको पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वॉल थिकनिंग, स्क्लेरेन्काइमा वॉल थिक होती है, तो थिक वॉल आपको पता होना चाहिए। आगे चलिए। टाइप्स ऑफ मसल में कार्डियक मसल मैंने आपको बता दिया, स्केलेटन मसल बता दिया और स्मूथ मसल बता दिया। ठीक है।
तीनों मसल का इन्होंने डायग्राम नीचे बताया है। और अगर आपको ध्यान दें तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई थी, वो ये लिखी गई थी कि आपके स्मूथ मसल में रेसे नहीं होते या लेयर नहीं होते। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये हैं तुम्हारे अनस्ट्राइटेड। अनस्ट्राइटेड मतलब इनके ऊपर रेसे या लाइन नहीं है। ऐसी लाइन जो लगी रहती है इसी को हम स्ट्राइटेड कहते हैं। और आपके स्केलेटन और कार्डियक मसल में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और हमने देखा था कार्डियक मसल में ब्रांच होता है, तो देखिए आपको ब्रांच खुलती हुई दिख रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए लिम्ब पे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का पेट के नीचे वाला भाग लोअर लिम्ब कहलाता है और ऊपर वाला भाग अपर लिम्ब। तो ए लिम्ब is appendage of the human and other animal body. In the human body the arms and the legs are commonly called the upper limb. ठीक है, in the human body the arms and the legs are called the upper limb and the lower limbs. आर्म को अपर लिम्ब कहा जाएगा और हमारे लेग को लोअर लिम्ब, टू इंक्लूड द पार्ट ऑफ द शोल्डर एंड हिप गिल्डल्स। कोई दिक्कत? आगे आइए। वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल में आपको बता सकता हूँ। जो मसल को आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं वो आपकी वॉलेंट्री मसल हो गई, और जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इनवॉलेंट्री मसल हैं। ठीक है। अंत में एलिमेंट्री ट्रैक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री ट्रैक क्या होती है। तो एलिमेंट्री ट्रैक एक तरीके से हमारी पाचन तंत्र का हिस्सा है, और ये हमारे मुंह से लेकर हमारी फूड पाइप, ओइसोफोगस, फेरनेक्स, स्टमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये पूरा जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया है, यही स्ट्रक्चर आपका मिला के एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। ठीक है। एलिमेंट्री एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री ट्रैक आर द फॉलोइंग एसेसरी ऑर्गन। और इन एलिमेंट्री ट्रैक से जो कनेक्टेड ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, आपको सेलेवरी ग्लैंड कहाँ मिल जाएगा? ओइसोफेगस में। लीवर और गाल ब्लैडर, ठीक है, आपको स्टमक में। और पैंक्रियाज भी आपको स्टमक में मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपने ओवरव्यू के रूप में टिश्यू को पूरा देख लिया। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं आपको एनसीईआरटी से भी वो चीज़ बता दूँ ताकि आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक।